नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं बात करूंगा आईटीसी लिमिटेड के बारे में। तो आईटीसी बेसिकली आईटीसी के बारे में सबसे पहले मैं बात करूँ तो आईटीसी इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी सिगरेट मतलब तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में सबसे लीडर प्लेयर है। सबसे ज़्यादा तंबाकू इसी कंपनी बेचते हैं और उसके साथ साथ कंपनी का एफएमसीजी का बिजनेस है, होटल्स का बिजनेस है, पेपर बोर्ड का बिजनेस है, पेपर एंड पैकेजिंग का बिजनेस है, एग्रीकल्चर के ऊपर बिजनेस है, आईटी सेक्टर के ऊपर बिजनेस है। अलग अलग कैटेगरीज का बिजनेस कंपनी फैला के रखा। तो जो लोग सोच रहा होगा कि आईटीसी इतने सारे बिजनेस कर रहा है तो फिर भी इसका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो है सिगरेट। तो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग के इंडिया एक लीडिंग कंपनी है। तो इस लीडिंग कंपनी होने के नाते कंपनी के ऊपर आज हालत उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स का जो स्लैब है वो चेंज करते रहते हैं। तो टैक्स बहुत ज़्यादा देने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में एक झटका पड़ता है। जैसे आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट, अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट हमेशा एक रेंज के अंदर है, उतना हाई लेवल का कंपनी का सेल्स देखने को नहीं मिला। अगर इसी तरीके से अगर एफएमसीजी के दूसरे कंपनी को देखूं तो जहाँ पे आपको ग्रोथ दिखेगा, एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,200 से 5,200 बना, अभी 5,100 बना, मतलब प्रॉफिट में फिर से करेक्शन। तो यही कारण की वजह से कंपनी को लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में करेक्शन हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे पैटर्न्स दिखा था कापू ध्यान पैटर्न्स का, उसके बाद बिग जर्नी यहाँ पे देखने को मिला, उसके बाद धीरे धीरे करके करेक्शन हो रहा है। तो अभी क्या किया जाए, देखिए क्या किया जाए उससे पहले कंपनी के कुछ पॉइंट्स को देखना चाहिए। जैसे कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो 3,455 करोड़ के आसपास कैपेक्स को कंपनी अनाउंसमेंट किया है 2024 में। अभी 2023 में जो कैपेक्स था 2,600 करोड़, और 2022 में जो कैपेक्स था 2,000 करोड़, और 2021 में कैपेक्स बन चुके थे 1,800 करोड़। मतलब कंपनी साल भर में खुद के कैपेक्स को बढ़ाते चले गए। और आईटीसी ये भी बताया जा रहा है कि जो एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, वो अपडेट के कारण मुझे लगता है आईटीसी के ऊपर कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो शेयर होल्डर है वो अप्रूव दे चुके हैं कि डीमर्ज ऑफ होटल बिजनेस विद 99.6 मेजोरिटी वोटर्स, मतलब 99.6% मेजोरिटी जो वोटर्स है वो यही बता रहा है कि जो होटल बिजनेस है उसको डीमर्ज किया जाए, मतलब उसको अलग किया जाए। क्योंकि होटल बिजनेस में थोड़ा सा बहुत बड़ा मतलब प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभी देखिए इतने बड़े होटल में आपको देखने में बहुत बड़ा होटल लगेगा, क्योंकि वहाँ के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते कंपनी का होटल बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि होटल बिजनेस को अलग किया जाए। तो इसीलिए 99% लोग वोट दे चुके हैं कि अप्रूव मिल चुके हैं कि शेयर होल्डर की तरफ से कि डीमार्च किया जाएगा, मतलब उसको अलग किया जाएगा। तो डीमार्च अगर अलग हो तो शायद आईटीसी के कुछ डेटा चेंजेस हो सकते हैं, आईटीसी में थोड़ा सा मोमेंटम ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करो, ध्यान देना कंपनी के ऊपर जब मैंने एंट्री लिया था कुछ रेंज था इस लेवल तक 367 के आसपास, उसके बाद एक बिग बाउंस देखने को मिला था अराउंड 497 तक गया था, उसके बाद फिर से करेक्शन हो गया। तो मुझे लगता है इस लेवल को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी एक जर्नी अच्छा खासा हो सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर अभी डीमार्च होने के बाद क्या होने वाला है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एल टी टी एस, मतलब लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो एल टी टी एस एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, डिजिटल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। तो 2012 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, अराउंड 12 ईयर्स कंपनी हो चुके हैं। उस हिसाब से देखा है तो कंपनी में जो बिजनेस है वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, इंडस्ट्रियल के ऊपर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेलीकम्युनिकेशन एंड हाईटेक, और उसके साथ साथ जो मेडिकल डिवाइसेस है जो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के 69 रैंकिंग है फॉर्चून 500 कंपनीज के अंदर अंदर। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी 53 रैंकिंग में देखने को मिलता है। तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, अच्छा खासा जर्नी कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, कितना हाई मैं आपको बता दूं, एक टाइम इसका पी रेशियो चला गया था 74 के आसपास, और आज पी रेशियो है अराउंड 43। ओवरऑल कंपनी का पी रेशियो 37 है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई तो दिखा। अभी क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, जहाँ पे आईटी सेक्टर के बाकी कंपनी सेल्स को मेंटेन नहीं किया, यहाँ पे सेल्स अच्छा खासा मेंटेन हुआ। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट 323 करोड़ से 329 करोड़ बना, मतलब प्रॉफिट मार्जिन में
अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखने को मिला। अभी कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन दिखा कंपनीज के ऊपर, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। ठीक है, दो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहले देखिए रेशियोज, जो एक टाइम कंपनी के पैसा हाथ में आने के लिए 450 दिन लग रहा था, वो आज घट के कितना हो चुके हैं, सिर्फ 86 डेज, मतलब डेज कम हो रहा है। तो एक गुड पॉइंट्स है। दूसरी बात, कंपनी के जो कैश फ्लो है उसके अंदर अगर देखेंगे तो कैश फ्लो पॉजिटिव है और 1340 करोड़ के आसपास कैश फ्लो देखा, जो प्रॉफिट मार्जिन में 1250 करोड़ के आसपास है, मतलब सेम टू सेम है, यहाँ पे भी ठीक ठाक चल रहा है। तीसरी बात, कंपनी ने जो बोरिंग्स लिया, कर्जा, पहले कर्जा जो लिया था वो कर्जे को कंपनी मिटाना स्टार्ट कर चुके हैं। फिलहाल के लिए कोई भी कर्जा नहीं है। तो सारे पॉइंट्स को सामने रखते हुए एक ही बात कहूंगा कि इस कंपनी का ग्रोथ जो है अच्छा खासा हो रहा है, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड के पास 2.5% होल्डिंग है, एफएस के पास 5.5% होल्डिंग है और प्रोमोटर के पास 73% होल्डिंग है। मतलब सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, बाकी इंस्टीट्यूशन के पास कुछ होल्डिंग देखने को मिला। तो ओवरऑल इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ, जो पैटर्न्स बना था कफ विद हैंड का, तो फाइनली वो टारगेट देकर ही दम लिया, तो ब्रेकआउट किया। और उसके बाद देखिए, मतलब पहले क्या बना, पहले यहाँ पे एक कप बना था, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना और उसके बाद ब्रेकआउट किया, एक बार रिटेस्ट किया और टारगेट को अचीव किया। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है कि कप विद हैंड पैटर्न क्या सर, इतने बड़े होने के बाद भी आप एंट्री लेते हैं? हाँ बिल्कुल लेता हूँ, क्योंकि जो कप का जो लो है, उस लो, जो हैंडल का लो है, वो सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, सेम लेवल में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऊपर हो तो ऑब्वियसली उस ट्रेड को मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। तो फाइनली मुझे एंट्री तो मिला, टारगेट भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री मुझे मिलने वाला है कुछ इस तरीके से, पहले एक बिग कप बना, उसके बाद अगर फिर से ऐसे एक हैंडल बटन क्रिएट करे तो मैं एंट्री लेने वाला हूँ। और देखिए कंपनी वही लेवल को रिटेस्ट करके बाउंस बैक कर रहा है, जिसका स्ट्रांगली सपोर्ट है। अभी देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन चुके हैं, तो इस रेजिस्टेंस को फेस करके कंपनी ऊपर जा सकते हैं। अभी एक चीज आपको दिखा, देखिए आरएसआई स्ट्रेटेजीज के हिसाब से अगर देखा है तो एलटीडीएस के ऊपर यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जब आया था, तब इसके जो मतलब आरएसआई था वो भी 30 के नीचे आया, तो इस लेवल में एंट्री हुआ। तो मुझे बहुत सारे लोग ने कमेंट किया कि सर बिग क्रैश हो गया तो आपका तो लॉसेस होगा, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे आरएसआई रिकवरी किया है, 70 को टच करेगा और इसी जगह पे वो कैंडल भी क्लोजिंग होगा। मतलब मुझे यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस में ही क्लोजिंग होगा। कभी कभी होता क्या है आरएसआई स्ट्रेटेजीज में, नो प्रॉफिट नो लॉस में ही क्लोजिंग होता है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है कि हमेशा आपको प्रॉफिट मिलेगा ऐसे होगा नहीं, कभी कभी आपको उसी जगह पे क्लोजिंग भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और आप कौन सा कंपनी के ऊपर इन्फॉर्मेशन और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बातचीत करूँ तो कंपनी के ऊपर मार्केट कैप जो है वो 2,27,000 करोड़ के आसपास है अराउंड। इस कंपनी के अगर मार्केट कैप के हिसाब से बात करूँ तो टाटा स्टील के बाद सेकंड पोजीशन में इसका नाम है, क्योंकि टाटा स्टील आज नंबर 1 पहुंच चुके हैं, क्योंकि दोनों में अंतर ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि इसका देखिए 2,27,550 करोड़ के आसपास और टाटा स्टील का, और जेएसडब्ल्यू स्टील का 2,27,340 करोड़ है अराउंड। आप बोल सकते हैं 150 करोड़ का डिफरेंस है, 150 से 200 करोड़ का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को कंपनी आज नहीं तो कल मिटा भी सकते हैं। तो अभी एक चीज नोटिस करना, दोनों का ही सेल्स का ग्रोथ नेगेटिव में है, दोनों का ही प्रॉफिट का ग्रोथ नेगेटिव में है, दोनों का ही कर्जे के बारे में बात करूँ तो सेम टू सेम है। तो सब कुछ मतलब उतना खास आपको नहीं दिखा कि हाँ कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी रॉकेट बनेगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। कंपनी का मतलब स्टील सेक्टर में हमेशा इसी तरीके से परफॉर्मेंस होता रहता है। जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील ने जो मतलब डिविडेंड दिया वो भी कुछ खास नहीं है, 0.80 के आसपास। मतलब किसी व्यक्ति ने अगर 1 लाख रुपीज निवेश करके रखे थे तो उसको सर 800 रुपीज मिला, 800 रुपीज मिला, तो उसमें कुछ खास नहीं है मुझे लगता है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो वैल्यूएशन है वो चलो थोड़ा सा यहाँ पे भी हाइक देखने को मिला, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो 18 है और खुद का पी रेशियो 27 है, और कंपनी का आरओसी आर एवरेज लेवल के आसपास है। इनकम तो ठीक है मगर कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो कर्जे को मेंटेन करने के बाद कंपनी इनकम कर रहा है, ये कंपनी मैनेजमेंट का एक स्ट्रेंथ है। अगर मैं यही डेटा को अगर प्रीवियस के हिसाब से देखूँ तो कंपनी कभी भी लॉसेस नहीं किया। हाँ बीच में एक लॉसेस हुआ था, उसके पीछे रीजन भी था। अभी देखिए कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर मैं दो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं, तो इसलिए एफएस के पास 11% का होल्डिंग को 26% कर चुके हैं और डीएस के 8% होल्डिंग को 9.5% कर चुके हैं।
और पब्लिक देखिए वो माल बेचकर भाग रहा है, 34% से होल्डिंग को सेल करके 18% तक लेके आए। ओवरऑल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कर रहा है और पब्लिक माल बेच रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जो बना था वो कुछ इस तरीके से कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना, 2 बार हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है। ओवरऑल में ग्राउंड लेवल से अगर टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 33% के आसपास टारगेट है। अगर ये टारगेट 1 साल में मिले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जब एंट्री हुआ था उस लेवल से टॉप तक देखूँ तो अराउंड 18% का टारगेट मिल चुके हैं 356 डेज में। मतलब 1 साल कंपनी हो चुके हैं और 1 साल में कंपनी सिर्फ 18 से 19% के आसपास ही टारगेट दिया। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 1 से 2 1.5 साल और मतलब और एक 6 मंथ भी लग सकते हैं इस कंपनी का टारगेट पाने में। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड। ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको धमाका दिखेगा। 1 साल पहले 6 के रुपीज़ के आसपास प्राइस था, आज 25 रुपीज़ के आसपास है। और उसी बेसिस में अगर मैं इस कंपनी का फेस वैल्यू देखूँ तो 10 रुपये के आसपास है। तो मैनेजमेंट बता रहा है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द वो स्प्लिट लेके आने वाला है। तो स्प्लिट का अपडेट जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस सारे वीडियोस को आप एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।